हेलो फ्रेंड्स। गूगल एडसेंस आपके वेबसाइट को अप्रूवल देने के लिए क्या क्या चेक करता है और कौन कौन सी बातों पे ध्यान आपको रखना जरूरी है अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस में सबमिट करने से पहले, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे लोगों के जो वेबसाइट्स है उसको रिव्यू किया हुआ है, उसको चेक भी किया है। तो काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स मुझे जो नज़र आती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और गूगल एडसेंस क्या क्या चीज़ चेक करता है वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से सारी बातों को समझना और सुनना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल डोज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं गूगल एडसेंस के बारे में अगर आपको बताऊं तो गूगल एडसेंस बहुत सारी चीज़ आपके वेबसाइट में चेक नहीं करता है। जो चेक करता है तो वो सबसे पहली चीज़ चेक करता है कि आपका कंटेंट, आपके वेबसाइट में जो कंटेंट होना चाहिए वो एकदम वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यूएबल का मतलब कि आप जो है वो यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो कि नहीं, यूजर आपकी आर्टिकल को देख करके पूरा पढ़ता है कि नहीं, या फिर ऑडियंस रिटेंशन कितना है। अगर क्या है कि अगर आपका आर्टिकल सही से नहीं होगा, वैल्यूएबल नहीं होगा, तो ऑडियंस रिटेंशन जो होता है वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बाउंस रेट इंक्रीज हो जाता है और यूजर का जो ड्वेल टाइम होता है वो जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर ये सारी चीज़ें फैक्टर जो है वो गूगल एडसेंस चेक करता है, तो अगर आपका बाउंस रेट कम है और यूजर का ड्वेल टाइम ज़्यादा है आपके वेबसाइट पे, उसका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा है, वो काफ़ी समय आपके वेबसाइट पे बिताता है, कोई आर्टिकल अगर ओपन करता है तो उसको अच्छे से पढ़ता है, लास्ट तक उसको स्क्रॉल करता है, तो तब जाकर के तो गूगल को लगता है कि हाँ ये वेबसाइट जो है वो वैल्यूएबल है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका आर्टिकल 500 वर्ड्स का भी हो तो भी आपको अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या है कि कंटेंट, आपको लॉन्ग कंटेंट लिखना जरूरी है। काफ़ी लोगों के वेबसाइट में जो कॉमन मिस्टेक आती है वो यही आती है कि आपके आर्टिकल में आर्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ 500 या 600 वर्ड्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन गूगल जो है आजकल प्रीफरेंस जो है वो देने लगा है लॉन्ग आर्टिकल्स को। अगर आप डाटा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल जो है मैक्सिमम 3000 से लेके 1500 वर्ड्स तक के जो के बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं उसको फर्स्ट पेज पे रैंक करता है। अगर आप फर्स्ट पेज के आर्टिकल्स को ओपन करोगे और वहाँ पे देखोगे तो और सबके आर्टिकल्स को एक बार आप कॉपी कर लेना और उसको वर्डपैड या नोटपैड में आप डाल करके उसका जो वर्ड्स है उसको चेक करना। आपको खुद पता चल जाएगा कि वो लोगों के जो आर्टिकल है वो कितने ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा वर्ड का है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल आपको 2000 वर्ड से नीचे का नहीं मिलेगा। तो एक पहला फैक्टर और इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। ठीक है, कि आपका आर्टिकल जो है वो 1500 वर्ड तो मिनिमम होना ही चाहिए अप्लाई करने से पहले, और ऐसे 1500 वर्ड के कम से कम 20 to 25 आर्टिकल्स होने चाहिए आपके वेबसाइट पे। अगर इस तरह का नहीं होता है तो एडसेंस आपको नो कंटेंट का एरर देता है, आपको पता होगा। ठीक है, नो कंटेंट का एरर इसीलिए आता है क्योंकि आपके आर्टिकल्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, आपके जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरलिंक होने चाहिए, एक दूसरे से इंटरलिंक होने चाहिए। मेन प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है जो न्यू लोग होते हैं वो इंटरलिंकिंग नहीं कर पाते। इंटरलिंकिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका अगर अपने ब्लॉगर में कोई वर्ड को आप सेलेक्ट करोगे तो ऊपर एक लिंक का ऑप्शन आता है, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिंक डालने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप किसी भी आर्टिकल का लिंक डाल सकते हो। तो वही उसी तरह से इंटरलिंक करता है। इंटरलिंक करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, जैसे कि किसी भी वर्ड पे जो लिंक बनाते हो उसी तरह से आपको अपने आर्टिकल का लिंक जो है बनाना होता है अपने वेबसाइट में, अपने आर्टिकल या ब्लॉग में। चाहे आप ऊपर बनाओ, बीच में बनाओ, नीचे बनाओ, ये आपकी मर्जी है, इससे गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लिंक बनाना होता है। लिंक अब इससे क्या होता है, इससे होता क्या है कि जैसे कि आपने आर्टिकल पब्लिश किया तो गूगल को कैसे पता कि आपने आर्टिकल पब्लिश किया, तो गूगल क्या है कि आपके पुराने आर्टिकल को इंडेक्स कर लिया है। ठीक है, अब पुराने आर्टिकल को इंडेक्स कर लिया लेकिन उसको अब वहाँ पे कोई अगर लिंक आपने नहीं दिया हुआ है नए आर्टिकल का तो वो पुराने आर्टिकल पे आएगा और फिर चला जाएगा। तो ऐसे होता क्या है कि अगर इंटरलिंकिंग जब करते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए गूगल आपके पेज पे आया, पुराने वाले आर्टिकल पे आया फिर से क्रॉल करने के लिए, तो जब आया और उसको जब लिंक मिला
तो अगर कहीं लिंक मिलता है तो उस लिंक को फिर अब वो क्या करता है कि आपके पुराने वाले आर्टिकल को छोड़ के वो नए लिंक पे चला जाता है। अब उस नए लिंक को उस नए लिंक वाला जो आर्टिकल है उसको पूरा क्रॉल करता है। तो अब उस पर अगर कोई नया लिंक मिलता है या पुराना लिंक मिलता है तो फिर उससे वो उस पर चला जाता है। तो इस तरह से वो क्या करता है कि पूरे वेबसाइट पे घूम जाता है, और चाहे आपके न्यू आर्टिकल हो पुराने आर्टिकल हो, सबको वो क्या करता है कि इंडेक्स कर लेता है, ठीक है, और सारे चीज़ को। तो इसी तरह से न्यू आर्टिकल को इंडेक्स कराना है अगर आपको, तो न्यू आर्टिकल का जो लिंक है पब्लिश करने के बाद पुराने आर्टिकल में लगा दो जो कि इंडेक्स हो चुका है, और पुराने आर्टिकल का जो लिंक है वो न्यू आर्टिकल में लगा दो जो कि इंडेक्स हो चुका है। जो कि रेलिवेंट जो आर्टिकल होते हैं उनको आप एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, जो इररेलिवेंट होते हैं या जो अलग हैं उनको आप रीड मोर करके या पीपुल आर रीडिंग दिस आर्टिकल करके उसके नीचे उसका टाइटल लिख दो और उसके नीचे आप लिंक लगा दो। ये होती है इंटरलिंकिंग, और ये करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ गूगल देखता है। उसके अलावा आपके जो मेन्यूज हैं वो होने चाहिए और इम्पोर्टेंट पेजेज होने चाहिए, ये सब आपको पता ही होगा। मेन्यू जरूरी है, इम्पोर्टेंट पेज जो होते हैं अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, प्राइवेसी का, डिस्क्लेमर का, टर्म्स एंड कंडीशंस का, ये आपके वेबसाइट में होना चाहिए। आपके जो मेन्यू है वो इजीली नेविगेबल होना चाहिए। जितने भी आपके मेन्यू है, जो भी कैटेगरीज आप बना के रखे हो वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेन्यू रहेगा तभी अगर कोई यूजर है वो आपके आर्टिकल पे आया है, वो आपके वेबसाइट पे आया और उसको अगर इंटरेस्टेड चीज़ अगर उसको चाहिए या जो उससे अगर किसी दूसरे कैटेगरी में इंटरेस्ट है और वो आपके वेबसाइट पे, तो वो उसके मेन्यू को क्लिक करके उस पूरे मेन्यू के आर्टिकल को एक्सेस कर लेता है। मेन्यू बेसिकली कैटेगराइजेशन का तरीका है, ठीक है, कि आपके ये शो करता है कि आपका जो वेबसाइट है वो अच्छे से कैटेगराइज है, आपके हर एक आर्टिकल को लोग एक्सेस कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो इसके लिए HTML साइट मैप, जिसका कि मैं वीडियो अभी 2 दिन पहले ही आपको मैंने दिया था, ठीक है। HTML साइट मैप आपको अपने वेबसाइट पे लगाना जरूरी है। HTML साइट मैप क्या होता है? तो होता क्या है कि सारे जो आर्टिकल्स आप पब्लिश करते हो उसका लिंक जो है वो एक जगह पॉपुलेट होके स्टोर हो जाता है और उसका एक जो है वो पेज बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे अगर उस पेज पे कोई जाता है तो वहाँ पे आपके सारे आर्टिकल्स के लिस्ट उसको मिल जाएंगे पूरा, ठीक है, जो भी अपने पुराने होंगे या फिर नए होंगे, 100, 200 या 1000 आर्टिकल्स भी क्यों ना हो, सारे आर्टिकल्स आप कोई भी यूजर वहाँ से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए HTML साइट मैप जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो अगर अप्रूवल से पहले ये होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी आप अपने आर्टिकल को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो ताकि आपका यूजर रिटेंशन जो होता है वो जो मतलब ऑडियंस जो आपके वेबसाइट पे आती है वो काफ़ी समय तक कैसे रुकेगी, जब तक कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने के लिए आपको इमेज लगाओ, इन्फोग्राफिक्स तैयार करो अपने आर्टिकल का, उसके अलावा वीडियोस अगर उसके रेलिवेंट है तो लगाओ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कुछ फ्री बाय देने की कोशिश करो। फ्री बाय का मतलब कि कोई भी फ्री में, जैसे कि मान लीजिए प्रिंटेबल्स हो गया या फिर चेकलिस्ट हो गया या फिर आपको और जो कोई भी PDF हो गया, ठीक है, जो जिसका कि यूज वो कर सके कोई चीज़ सीखने के लिए, और उसके लिए वो आपको मेल प्रोवाइड करे, ठीक है। आप उसका नाम लो, ईमेल लो, कलेक्ट करो और फिर उसको उसके मेल पे वो PDF सेंड करो, ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा कि अगर वो आर्टिकल नहीं भी रीड करेगा तो उसके लिए आपका वेबसाइट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक एक्सेस करके रखेगा। तो इस तरह से आपका जो है बाउंस रेट कम होगा और ड्वेल टाइम इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ है, फ्री बाय देना जरूरी है, फ्री बाय भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्लॉगर पे हो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप मेल चिम्प का यूज करके आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर मेल चिम्प का किस तरह से यूज करना है ईमेल मार्केटिंग अपने ब्लॉगर के वेबसाइट पे, उसके लिए अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बताना, मैं आपको उसका वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एडसेंस चेक करता है। तो सबसे पहला चीज़ लॉन्ग आर्टिकल, दूसरा इंटरलिंकिंग, तीसरा इजिली नेविगेशन, ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट पेजेस होना चाहिए, फिर पांचवा इमेजेस एंड वीडियोस एंड जो भी फ्री वाइज हो गया, गिफ्ट्स हो गया या फिर इन्फोग्राफिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा सोशल आइकन्स जरूरी है। सोशल आइकन्स आपके हर एक आर्टिकल पे होना चाहिए और आपके वेबसाइट पे होना चाहिए, और वहाँ पे आप जो है पेजेस
पेजेस बना करके अपने वेबसाइट का ज़रूर रखो। अपने फेसबुक पे पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, पिंटरेस्ट पे बनाओ, जो भी सोशल मीडियाज़ है, क्योंकि एडसेंस जो है यहाँ से वेरीफाई करता है कि जो इंसान जो ये चला रहा है वेबसाइट वो सीरियस है कि नहीं, वो मतलब यूजर्स वो रियल है कि नहीं, बॉट तो नहीं है, रियल है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो चेक करता है, ठीक है। तो तब जा करके तो वो आपको अप्रूवल देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ट्रैफिक का कोई मतलब नहीं है, ट्रैफिक से नहीं चेक करता है कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिना ट्रैफिक के भी एडसेंस अप्रूवल आपको दे देता है, तो ट्रैफिक लाने में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने वेबसाइट पे ध्यान देनी है, और इन सारी चीज़ों को आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों को आपको अपने वेबसाइट पे अच्छे से ध्यान दे करके अप्रूवल से पहले इसको करना है। उसके बाद आपका जो वेबसाइट है वो सर्च कंसोल में और एनालिटिक्स में होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाँ, और जो सबसे मेन चीज़ है थीम्स के बारे में, प्रीमियम थीम्स या फ्री थीम्स। तो गूगल, देखिए गूगल का मैं आपको बताऊं तो आपके जो प्रीमियम थीम हो या फ्री थीम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका अगर कंटेंट वैल्यूएबल है और शेयरेबल है और लोग उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो गूगल आपको अप्रूवल दे देता है। फ्री थीम पे भी बहुत सारे लोगों को अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। तो थीम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ना ही अगर कोई थीम आप फ्री का यूज़ करते हो तो उससे कोई भी फुटर, क्रेडिट और ये सब हटाओ नहीं। काफ़ी लोग हटाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, मत हटाओ, ठीक है। क्या है कि कोई मेहनत करके वो थीम बनाता है तो उसको एक बैकलिंक और उसको क्रेडिट प्रोवाइड होता है उससे, तो इसीलिए, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें आप मत करो। और या फिर आप प्रीमियम थीम अगर आपको यूज़ करना है तो बाई कर, क्योंकि अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो अब ये एक आपका बिजनेस है और इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है, ठीक। हाँ, बाकी blogspot.com का अगर आपके पास डोमेन है तो इस पर 6 मंथ के बाद आपको जो है 3 से 6 मंथ लग जाते हैं अप्रूवल मिलने में। अगर आप जो है कोई थर्ड पार्टी डोमेन या .com .in यूज़ करते हो तो आपको तुरंत अप्रूवल जो है 1 मंथ या 2 मंथ में मिल जाता है। लेकिन हाँ, आपको अथॉरिटी और बैकलिंक्स ये सब ट्रैफिक लाने के लिए बनाना पड़ेगा। बाकी इतना सारा चीज़ गूगल चेक करता है आपके वेबसाइट में, और ये सारे चीज़ को आप ध्यान में रखते हो तो आपको जो है अप्रूवल काफ़ी जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप अप्रूवल लेने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे और अपने वेबसाइट को जब अप्रूवल में डालोगे तो उससे पहले ये सारी चीज़ों को चेक कर लेना, फिर डालना, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में जो है अब आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स जो है उसको पर्सनली सॉल्व कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।